आज कल हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो हिस्ट्री का बहुत ही नाजुक दौर है, और जिस लड़ाई में हम मुब्तला हैं या हिंदुस्तान के आवाम मुब्तला हैं, उसमें ये तय हो जाएगा कि हमें डूबना है या हमें तैर के निकल जाना है। किसी भी कौम के लिए नाजुक दौर भी आते हैं, अच्छे दौर भी आते हैं। मसला ये है कि एक तरफ हमारी लड़ाई एक माइंडसेट से है, जैसा कि हमने सुना मिस्टर बाबा अम्बेडकर को, हमने सुना यहाँ के विक्टिम्स को किस अंदाज से पुलिस ने उनको ट्रीट किया। ये माइंडसेट था। पुलिस को ऐसे ऑर्डर्स थे, ऐसे ऑडियो भी हम सबने सुने हैं जिसमें कहा जा रहा है कि तुम जुल्म करो, तुम टॉर्चर करो। इस तरह एक वेलफेयर स्टेट एक टॉर्चर स्टेट बन गई। लेकिन बात यह है कि हमें हल तलाश करने होंगे, जैसे कि दिव्या राय साहब ने कहा कि हमें डिमांड करनी होगी कि 144 को स्क्रैप किया जाए, ताकि स्टेट और आने वाले वक्त में लोगों का इस तरह मिसयूज हो। विक्टिम क्या करें? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाएं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं, किस किस कमीशन में वो अपनी रुदार बयान करें। इस हिंदुस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनका जो हाल हुआ है वो वाकई बड़ा ही अफसोसनाक है। मैं 30 साल जज रहा हूँ, मैंने देखा इस माइंडसेट को करीब से। मैं एक बात बहुत कहना चाहूँगा कि डिमांड जानी चाहिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के कि मामूली जुर्म के लिए, मामूली अपराध के लिए 50,000 की श्योरिटी मांगी जा रही है। 50,000 की 2 श्योरिटी, जिसके घर खाने को नहीं है, जिसका घर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उससे 50,000। ये क्या है? ये डिनाइल ऑफ बेल है, ये डिनाइल ऑफ ह्यूमन राइट है, ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है। प्रॉब्लम इसलिए है कि जिस हिंदुस्तान में हम रहते थे आज से कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले, उस समाज के अंदर जस्टिस का और इक्वलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं था। या आप बड़े थे या आप छोटे थे। लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हमें एक ऐसा संविधान मिला, हमें एक ऐसा दस्तूर मिला जिसने हम सब बराबर कर दिया। उस बराबरी को कुछ माइंडसेट, कुछ लोग हिंदुस्तान के, हम उनको मुख्तलिफ काज से पुकार सकते हैं, हम उन्हें ब्रह्मिक सिस्टम का एक ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन वो जरूर है, वो अजीब ब्रह्मिक ऑर्डर था। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान जब बटा तो सिर्फ इसलिए बट गया कि मुस्लिम जिम्मेदारों ने यूपी में ये सोचा कि हम सब बराबर हो जाएंगे, हम सब बराबर हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा था, कोई रिलीजियस बैरियर नहीं, एक माइंडसेट था कि हम जिम्मेदार हैं, दूसरा हमारा खिदमतगार है। पूरा मुल्क बट गया, एक ट्रिगर कर दिया। दिवागरी एवोल्यूशन ने पाकिस्तान की पोजीशन को ट्रिगर कर दिया, और उस बंटवारे की वजह से आज हम इस जुल्म को, इस माइंडसेट को भुगत रहे हैं। हमें ये सोचना होगा कि समाज के अंदर हम ये लड़ाई सोशल लेवल पर कैसे लड़ेंगे। हम पॉलिटिकल स्टूल से, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा होगा, ये बहुत बड़ा सोचने का सब्जेक्ट है। मेरी नज़र में तो ये आता है कि हिंदुस्तान के अंदर अम्बेडकर राइट हो या लेफ्टिस्ट हो या और मजहब के मानने वाले हों, सबको एक साथ मिल बैठना पड़ेगा। एक साथ ये सोचना होगा कि हमें गरीब, मजदूर, कमजोर की लड़ाई लड़नी है। हमारे एक ऐसा मंच होना चाहिए कि जहाँ ह्यूमैनिटी की बात हो, जहाँ बिरादरी की बात ना हो, जहाँ मजहब की बात ना हो, तभी आप लड़ाई लड़ सकते हैं। लड़ाई आसान नहीं है। लड़ाई उन लोगों से है जो पैसे में भी ताकतवर है, जिनको आप कैपिटलिस्ट कहते हैं, और वो धर्म का आवरण भी ओढ़े हुए हैं। कार्ल मार्क्स ने सही कहा था कि रिलीजन इज ओपियम फॉर मैन। हमें एक तरफ ये सोचना होगा कि मजहब, हमें कोई भी मजहब हिंदुस्तान के अंदर जितने राइज है, कोई भी रिलीफ नहीं दे सकती। एक मजहब ऐसा है जो पुजारी और भिखारी पैदा करता है। पुजारी बनने का हक को नहीं, भिखारी बनेंगे सब कुछ लोग। एक मजहब ऐसा है कि जो एक ऐसी ताकत से उम्मीद करता है कि हमें कोई गैर से ताकत आ जाए, वो हमारी मदद कर दे। वो ताकत भी नहीं आने वाली। ये कड़वे सच को हमें जीना होगा, हमें समझना होगा, तभी हम इस लड़ाई को आगे ले सकते हैं। बहुत सी बातें करी जा सकती हैं। मैं वैसे जज, मैं कह सकता हूँ कि साहब ये करिए और इस तरह करिए। मैं बराबर थोड़ा रहा। जो मूवमेंट शुरू हुआ, प्रोफेसर दीक्षित साहब जैसे लोग और हम सब लोग, एक पहली मीटिंग में हम सब लोग मौजूद थे। लेकिन उस दिन जिस दिन वायलेंस हो गया, उस दिन मैं थोड़ा देर हो गई मुझे जाने में। मुझे ये रिपोर्ट मिल गई कि खतरा में
वो वायलेंस हो रहा है। मैंने उसको परहेज किया कि कुछ लोग तो बाकी रहे जो दूसरों की मदद कर सके। यहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, यहाँ पर मैं नाम भी लिख सकता हूँ जिन्होंने मदद की है, और मैं मुबारकबाद दूंगा आशमा इज्जत साहिबा को और जमाई साहब को कि इन्होंने एज ए टीम बनकर, गुफरान साहब को जिन किया, उन सब ने एक टीम बनकर, इस तारिक सिद्दीकी ने एक टीम बनकर लोगों को मदद की है। ये आज मैंने हिंदुस्तान में पहली बार देखा। मैं बचपन से सियासत एक जहन रखता था, एक परसेप्शन रखता था, सर्विस में आ गया तो मेरी कलम और उस जबान पे ताले लग गए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैं एक्टिव हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं इंसानी खिदमत के लिए कहीं ना कहीं जो मेरा गोल होता है। बात बहुत लंबी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मिल बैठिए, सोचिए कि कौन सी फिलॉसफी होगी। हमें फिलोसॉफिकल पहलू के साथ सोचना है। पॉलिटिशियन तो आए थे, बैठे, सोचेंगे, अपने एंगल से सोचेंगे वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि हमें ऐसी फिलॉसफी को कंसंट्रेट करना है जहाँ हम एक लंबी लड़ाई, एक लंबी बैटल लड़ सकें, जो आने वाली नस्लों में हमें, जो हमारी आने वाली नस्लों को लड़ने का एक ताकत दे। ए चिरागो बुझ भी जाओ तो मलाल मत करना, ए चिरागो बुझ भी जाओ तो मलाल मत करना। हमें अंधेरों में जीने का हुनर आता है, ये स्पिरिट होनी चाहिए हमारे अंदर, तभी हमारी नौजवान नस्लें, आने वाली नस्लें इस हिंदुस्तान को खूबसूरत मुल्क बना सकती है। लड़ाई हारे नहीं है, लड़ाई लड़ी जा रही है। लड़ाई दूसरे क्या में फ्रस्ट्रेशन है। महाराष्ट्र और झारखंड ने मैसेज दिया है और एक उम्मीद जगाई है कि ये लड़ाई गरीब, मजदूर, कमजोर जीतेगा। आप पे जुल्म हुआ है, आपने लड़ाई लड़ी है, आप काबिल मुबारकबाद हैं, आपको और हिम्मत चाहिए, हम सबको भी हिम्मत चाहिए। हम आपके साथ इस लड़ाई में शामिल रहे। इन अल्फाज के साथ मैं इस उम्मीद के साथ आपसे रुखसत होऊंगा कि हम जिंदा हैं, हम लड़ते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।